हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। यूरोपियन यूनियन जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन डिबेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और सब छोड़ दो, न्यूज़पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या यूरोप घूमने जाओ उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है 1945 में। 1939 में शुरू हुई थी। ये रियलाइज करा यूरोप ने कि बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली हमने। दोस्तों, ये 16वीं सदी से लड़े जा रहे थे, गंदी गंदी लड़ाइयाँ। अच्छे क्या खासे शहर, अच्छे खासे सिटीज, लंदन, पेरिस, जर्मनी के तो पता नहीं सब कुछ ही डिस्ट्रॉय करके बैठ गए। इन्होंने ये रियलाइज करा कि आपसी संबंध तभी अच्छे हो सकते हैं जब हमारे इकोनॉमिक संबंध अच्छे रहें। ठीक है, अगर हम एक दूसरे से अच्छे से मतलब ये रखे ना, ट्रेड करते रहें, राइट, या ऐसा हो हम कॉमन मार्केट बना दें अपना, तो हमारी लड़ाइयाँ नहीं होने वाली। इसका एग्जांपल बेस्ट मैं जो देता रहता हूँ वो ये है कि आपका ऐसा दोस्त जिससे आपका बिजनेस चल रहा है, राइट, है ना, बिजनेस या कुछ भी कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल वो आपको ट्रेड में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है, उससे लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम है जब तक आप दोनों का बिजनेस चल रहा है। एक तीसरा फ्रेंड जिससे आपका कोई बिजनेस नहीं, कोई लेना देना नहीं, उससे लड़ाई होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इस रियलाइजेशन के साथ एक यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट यहाँ से है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से ये आप देखोगे तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिकली हमें क्लोज आना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिकली हम क्लोज नहीं है, जैसे भारत और पाकिस्तान इकोनॉमिकली क्लोज नहीं है, राइट, तो प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया चाइना इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है। ठीक है, हाँ, इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं है इस सेंस में, इंडिया इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता चाइना को, लेकिन इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है चाइना का। इसलिए चाइना हमेशा केयरफुल रहेगा लड़ाई करने से पहले। पता चले उसकी मार्केट की बत्ती बैठ जाए, इंडिया बैन लगा दे, है ना। तो ये इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। स्टार्ट करते हैं। एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड, मैनी ऑफ यूरोप्स लीडर ग्रैपल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप। बोलते यूरोप है क्या, हम बोल रहे थे हम सबसे आगे हैं दुनिया में, और ये देखो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कितने सारे सैनिक, कितने सारे लोग मर गए, सब कुछ ही खत्म हो गया है। ये डेवलपमेंट का पर्पस क्या है? शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड rivalries or be constructed on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations? तो बोलते वापस वही हम लड़ाइयाँ शुरू कर दें। इंग्लैंड और फ्रांस तो हमेशा ही लड़ते रहते थे, राइट, कि हम ही सबसे बड़े हैं तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, या सबका डेवलपमेंट सोचें, इस प्रिंसिपल से आगे चलें, इस इंस्टीट्यूशन से हम आगे चलें कि आ, हम एक कुछ पीस की तरफ जाएं, है ना, डेवलपमेंट की तरफ जाएं, रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, राइट। तो ये क्वेश्चन था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर shattered many of the assumptions and structure on which the European states had based their relations। तो इनके जो assumptions थे, काफी सारी चीजें कि हम वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, सबसे ज्यादा साइंस में आगे हैं, और हमारे पास जितनी ज्यादा आर्म हो गया, जितनी ज्यादा आर्मी होगी उतने ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, सब शैटर्ड हो गया, राइट। उसके बाद न्यूक्लियर बम जैसा कॉन्सेप्ट और आ गया, उसने तो प्रूव कर दिया कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है अगर वो मार दिया। तो ये काफी सारे अजम्पशन तोड़े थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। इन 1945 यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड द रूल्स ऑफ देयर इकोनॉमीज एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अजम्पशन एंड द स्ट्रक्चर ऑन व्हिच यूरोप हैड बीन फाउंडेड। बोलते ये क्या वॉर है, वॉर तो हम जीत गए, इंग्लैंड और फ्रांस बोलते वॉर तो हम जीत गए, हमारी इकोनॉमी तो खत्म हो गई, इतने लोग मर गए, मर्द ही नहीं बचे थे घर फैमिली में, राइट, इतना बुरा हाल हो गया था। तो ये क्या है, क्या करना चाहिए हमें? तो ये बैकग्राउंड है दोस्तों। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर द 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। तो दोस्तों, इसमें यूरोप का सहायता अमेरिका ने बहुत करी, मार्शल प्लान, है ना, हमने पढ़ा था। तो यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प अमेरिका के पैसों से हुई। अमेरिका एक्सटेंडेड मासिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड द मार्शल प्लान। ठीक है, मार्शल वहां पे एक सीनियर पोस्ट पे एक बंदे थे। अगर किसी को पता है वो किस पोस्ट पे थे तो वो कमेंट सेक्शन में लिखे। तो मार्शल प्लान की वजह से खूब सारे पैसे मिले यूरोप के देशों को, स्पेशली वो देशों को जो यूएसएसआर से दूर दूर थे। इसके एग्जांपल क्या क्या है? फ्रांस, इंग्लैंड, वेस्ट जर्मनी, लग्जमबर्ग, है ना, इन सबको खूब सारे पैसे मिलेंगे। इटली। द यूएस ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नाटो। तो ये सब जो देश हैं ये नाटो के भी अंदर आ गए। नॉर्थ अटलांटिक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, आपको पता है, पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर में ही। तो नाटो के अंदर भी सारे देश आ गए, मिलिट्री वाइज सब अंडर एक ही अम्ब्रेला रहे। अंडर द मार्शल प्लान, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEEC was established in 1948 to channel aid to the West European states। तो मार्शल प्लान के अंदर EEC बना, जिसने खूब सारे पैसे दिए वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को। मैप मैप यूरोप वापस आते हैं। It became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues। तो बोलते हैं हम अपने इकोनॉमिक बैरियर हटाते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनते हैं, राइट। उसके बाद क्या हुआ, द काउंसिल ऑफ यूरोप वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1949, वॉज अनदर स्टेप टुवर्ड्स पॉलिटिकल कोऑपरेशन। तो पॉलिटिकली भी क्लोज आने की कोशिश करी, ठीक है, कि हम साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप। जो टाइमलाइन है दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूरोपियन इंटीग्रेशन की, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1947 1957। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को पहला स्टेप कहा जाता है यूरोपियन यूनियन का, ये आप याद रख लो, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है दोस्तों ये, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिकली ये जो यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, है ना, दो तरीके के थे, कैपिटलिस्ट, दूसरे कम्युनिस्ट कंट्रीज। कम्युनिस्ट ईस्ट यूरोप में थे, कैपिटलिस्ट वेस्ट यूरोप में थे। वेस्ट यूरोप के कंट्रीज साथ आए। द प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट बन गया दोस्तों अब, ठीक है, जहां साथ में मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन ए फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। नोट्स में लिख लो, 1992 में यूरोपियन यूनियन बनाए। काफी लोगों को लगता है 1957 में बन गया, 47 में या 49, अलग अलग ईयर बोलते रहते हैं। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ उसके अगले साल ही बन गया। The foundation thus laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice, home affairs and the creation of a single currency। अब लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन है क्या, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। अब यूरोपियन यूनियन क्या है, ये वर्ड्स लिखे, हमारी कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगी, हमें यूएसए से, चाइना से, इंडिया से कैसे डील कर रहा है ये सब मिलके लेंगे। तो जो डिसीजन इंग्लैंड, जो डिसीजन जर्मनी लेगा वही डिसीजन फ्रांस का भी हुआ। सिक्योरिटी पॉलिसी भी हमारी दोस्तों कॉमन रहेगी कि हमें सिक्योरिटी फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद जस्टिस, ठीक है, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस, कि कैसे डिसीजन ले, है ना, जुडिशरी कैसे डिसीजन ले, वो भी कॉमन होगा। होम अफेयर्स भी कॉमन होगा। उसके बाद हमारी करेंसी भी सेम रहेगी, यूरो, ठीक है। ये बेसिस पे यूरोपियन यूनियन बना और ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, ठीक है। इसमें कितने स्टार्स हैं बताओ कमेंट सेक्शन में। द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स स्टैंड फॉर सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल्स ऑफ यूरोप। तो सॉलिडेरिटी और हार्मनी याद रखो, इनको युद्ध रोकना है, ये बेसिक प्रिंसिपल पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, दोनों चीजें होती रहेंगी और साथ साथ ही चलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो युद्ध होने की बात ही नहीं है। इट हैज 12 स्टार्स, ठीक है, एज द नंबर 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। तो परफेक्शन, कंप्लीटनेस और यूनिटी का सिंबल है 12 स्टार, इसलिए 12 स्टार है यहाँ पे। The European Union has evolved over time from an economic union to an increasingly political one। तो ये बना दोस्तों इकोनॉमिक यूनियन से था 1949 1957 में जो चीजें चल रही थी, 1992 में भी इवन, ठीक है ना, पॉलिटिकल बन गया। मतलब सारे कंट्रीज मिलके अपनी एक वॉइस उठाते हैं। देखो ये अलग अलग कंट्रीज वॉइस उठाएंगे, स्पेन, जर्मनी, इनकी इतनी वैल्यू होगी नहीं। हाँ, जर्मनी, फ्रांस स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, इनकी थोड़ी वैल्यू होगी, स्पेशली फ्रांस, इंग्लैंड की, लेकिन वैल्यू कम हो जाती है जब आपकी छोटी छोटी वॉइस है, स्पेशली अगर आप छोटे कंट्रीज हो। लेकिन साथ में अगर आ जाओ, ठीक है, साथ में तो शेर बन जाते हैं ना। तो वो बोलते हैं ना, यूनाइटेड वी आर दिस, ठीक है ना। अगर हम यूनाइटेड है तो हम शेर है, अगर हम यूनाइटेड नहीं है तो हम कुछ नहीं है, गीदड़ है ना, ऐसा बोला जाता है। इंडिया की स्टेट्स के बारे में जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है कि हाँ, अगर हम यूनाइटेड है तो हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन इसी बेसिस पे बना हुआ है कि हम अगर यूनाइटेड रहेंगे तो हमारी वॉइस की काफी ज्यादा वैल्यू है, हमें कोई भी वो नहीं कर सकता इग्नोर, है ना। वरना छोटे छोटे कंट्रीज यूरोप के डेवलप भी हो चुके हैं, ज्यादा प्रोग्रेस की कोई गुंजाइश है नहीं, तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है। द EU हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। तो अब दोस्तों ये काफी तरह नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लगा है। While the attempts to have a constitution for the EU have failed, it has its own flag, anthem भी है, founding date भी है और currency भी है, जो सारे कंट्रीज की निशानी होती है। तो ये कंट्री की तरह ही है ऑलमोस्ट। हाँ, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इनका। तो एक चीज हमेशा याद रखना जो यूरोपियन यूनियन की कमी है, कि इकोनॉमिकली दे आर वन बट पॉलिटिकली दे आर डिफरेंट। इसका कहने का मतलब ये है, फ्रांस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का अपना,
इटली का अपना, इंग्लैंड का अपना, है ना। तो काफी बार टसल हो जाता है, एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं ये भी इंटरनली। तो ये यूरोपियन यूनियन की थोड़ी सी कमी है, अगर कभी आपको नोट्स में लिखना है। तो पॉलिटिकली दे आर डिफरेंट, इकोनॉमिकली दे आर सेम, दो दे आर ट्राइंग टू बी वन पॉलिटिकली ऑल्सो, ठीक है। एक होना चाह रहे हैं पॉलिटिकली, लेकिन वो फिजिबल नहीं है, है ना। वरना आपके डिफरेंट देशों का फिर पर्पस ही क्या रहा। या तो फिर स्टेट्स ही बना दो, प्रोविंसेस ही बना दो, राइट। अगर ये कंट्रीज हैं तो इनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने अपने वो डिसीजन ले सकते हैं। और काफी बार कंट्रीज नाराज हो जाती हैं, जैसे ग्रीस है, ग्रीस डूब गया। पिग्स कंट्री थे अभी, पिग्स, ये आपको पता होना चाहिए। पिग्स, पी से पोर्चुगल, आई से इटली, जी से ग्रीस, एस से स्पेन। ये सारे कंट्रीज खूब डूबे हैं पिछले 2008 के बाद से, 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन आया था। तो यूरोपियन यूनियन को खूब पैसा देना पड़ा इन कंट्रीज को। और ये पैसा कहाँ, कौन कंट्रीज दे रहे थे, मेनली जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, है ना। इसी वजह से एक रीजन है कि इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि मैं यूरोपियन यूनियन को छोड़ रहा हूँ, है ना। तो ये इश्यूज हैं कुछ कुछ यूरोपियन यूनियन के, है ना। सब कंट्रीज अपना वोट, अब स्पेन में अगर वोटिंग हो रही है तो वहां के लोग वोट कर रहे हैं ना। वहां के लोग बोले कि हमें यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो यूरोपियन यूनियन की तो प्रॉब्लम यही आ जाती है कि कंट्रीज अलग अलग है, अलग अलग उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकली अलग है, इकोनॉमिकली लेकिन यूरोपियन यूनियन सेम है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना। इट ऑल्सो हैज सम फॉर्म ऑफ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग विद अदर नेशंस। तो यूजुअली एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी रखता है। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जब भी साइन होता है तो यूरोपियन यूनियन के साथ होता है, ऐसे नहीं होता कि जर्मनी के साथ अलग, फ्रांस के साथ अलग, है ना। The European Union has tried to expand areas of cooperation while acquiring represent थी। ये डेफिनेशन जो लिखी है ना, इसको आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। द फाउंडेशन फॉर अ कॉमन फॉरेन पॉलिसी, ये जो है ना, ये डेफिनेशन आप लिख के आ जाना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स का देखे तो ये देखो, ये वाला आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, स्पेशली फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इन कंट्रीज को दोस्तों, वेस्ट जर्मनी को, ठीक है। ये न्यू मेंबर्स, स्पेशली फ्रॉम द अर्सवाइल सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के जो मेंबर्स थे, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ये भी इसके मेंबर्स बन गए, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया भी। और इसने नई नई चीजें करने की काफी कोशिश करी है, काफी जगह अपना एरिया एक्सपेंड कर रहा है यूरोपियन यूनियन, जैसे कॉमन वीजा। The process has not proved easy for people in many countries are not very enthusiastic in giving the EU power that were exercised by the government of their country। तो बोलते थे हम दूसरे कंट्रीज को क्यों पावर दें, वहां के लोग बोलते हैं, ठीक है, हम तो जर्मन है, हम क्यों सबको पावर दें, हम तो इटालियन है, हमारी बहुत बढ़िया हिस्ट्री है, ठीक है, हम तो ग्रीक है, हमारा रो, हमारी एंशियंट ग्रीक की बहुत बढ़िया हिस्ट्री, हम क्यों पावर दे ईयू को। तो ये चैलेंजेस है ईयू के साथ। देयर आर ऑल्सो रिजर्वेशंस अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द ईयू। तो टर्की को यूरोपियन यूनियन के अंदर आना है, लेकिन ये चाहते हैं ना आए, है ना। जो बाकी देश है, क्यों लाए हम टर्की को, टर्की तो अलग ही कंट्री था, ऑटोमन एम्पायर था वो तो। ऐसे ऐसी बातें करते हैं, हिस्टोरिकली ये लग रहा है, क्या वो एशिया का पार्ट है या यूरोप का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये भी चैलेंजेस है। ईयू हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, इसको आप याद रखिए, बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है ईयू का। द ईयू इज वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ 17 ट्रिलियन इन 2016। ये यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सेकंड नंबर पे आता है। तो अगर आप बोलो, वैसे तो ये कंट्रीज की ज्यादा वैल्यू नहीं है, हाँ फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी अलग है, तीन, है ना। बाकी कंट्रीज की क्या वैल्यू, वैसे तो फ्रांस, जर्मनी और यूके भी कम होते जा रहे हैं स्ट्रांग वाइज। तो लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं तो दे आर अ फोर्स टू रेकन विथ। जैसे यहाँ पे देखें, ओ नाउ आई नो व्हाट अ शेंजन वीजा मींस। अंडर द शेंजन एग्रीमेंट यू हैव टू जस्ट गेट अ वीजा फ्रॉम वन ऑफ द ईयू कंट्रीज एंड दैट अलाउज यू एंट्री इन मोस्ट ऑफ द अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। तो मोस्ट सारे कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के शेंजन वीजा के अंदर नहीं आते। तो आपको कभी मौका मिले, या आपके फ्रेंड्स भी कभी गए होंगे, एक कंट्री जाते हैं, फिर रोड ट्रिप करते हैं, ट्रेन में घूम के आते हैं, है ना। क्योंकि शेंजन वीजा के थ्रू वो मल्टीपल कंट्रीज में घूम सकते हैं, एक कॉमन वीजा है। हाँ, यूनाइटेड किंगडम का वीजा डिफरेंट डिफरेंट है, अगर वहां का आप अप्लाई करो तो। अब तो वैसे इंग्लैंड बाहर ही आ गया है ना। इट्स करेंसी द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर को कोई अगर चैलेंज कर सकता है तो वो यूरो है। Its share of world trade is much larger than that of the United States, allowing it to be more assertive in trade disputes with US and China.
तो WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा वैल्यू है, यूरोपियन यूनियन साथ में आता है। ठीक है, तो उसकी वॉइस काफी ज्यादा स्ट्रांग है WTO में। ठीक है, क्योंकि वो वर्ल्ड उसका शेयर ऑफ ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स से भी। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री, काफी काफी पावरफुल स्टेट बोल सकते हो आप यूरोपियन यूनियन को। इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में जो बनी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO, मैंने आपको पहले ही बता दिया। WTO में अलग अलग मेंबर्स नहीं आते, कॉमन यूरोपियन यूनियन की तरह आते हैं। द EU हैज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑल्सो, तो ये भी याद रखेंगे हम, इसके एग्जांपल देखेंगे। तो हेडिंग बनाते जाना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड, डिप्लोमेटिक। वन मेंबर ऑफ द EU, फ्रांस होल्ड्स परमानेंट सीट ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहले तो इंग्लैंड और फ्रांस दो थे, इंग्लैंड अब चला गया, तो फ्रांस की तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है, तो उस काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो द EU इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC। तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, वो कौन है कमेंट सेक्शन में लिखो। और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, वो 10 नॉन परमानेंट अभी कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। नॉन परमानेंट मतलब वो 10 जो होते हैं ना, वो चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर मिलके डिसीजन लेते हैं। हाँ, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर होती है। इसका मतलब ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स किसी चीज को मना कर दे जो परमानेंट मेंबर है, तो वो चीज नहीं होगी, इसको वीटो पावर बोलते हैं। वापस आते हैं अगर इस टॉपिक में कहें, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ज्यादा वैल्यू है EU की, बिकॉज उसके मेंबर्स UNSC में प्रेजेंट हैं। दिस हैज enabled the EU to influence some US policies such as the current US position on Iran's nuclear program। तो ईरान काफी फेवर में नहीं था, US काफी फेवर में नहीं था ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम में डील करने के लिए, लेकिन EU ने उसको फोर्स करा लिया और US को मानना पड़ा, है ना। तो काफी ज्यादा पावर है। Its use of diplomacy, economic investments, and negotiations rather than coercion and military force has been effective, as in the dialogue with China on human rights and environmental degradation। तो आपको दिखेगा यूरोपियन यूनियन एक तमीज का है ना। अब बदतमीज कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो क्या है, वो तो अटैक करने बैठ जाता है, ये करने बैठ जाता है। EU जो है बड़े अच्छे से, बड़ा अच्छा डेटा एनालिसिस वगैरह करके आता है, पहले से ही समझ के आता है दूसरे कंट्री को, उसके बेसिस पे डील करता है। तो डिप्लोमेसी को, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को, नेगोशिएशंस को अच्छे तरीके से यूज करता है। ये नहीं जोर जबरदस्ती, कोर्शन, मिलिट्री फोर्स, ये नहीं कि अपने जहाज भेज दिए, बड़े बड़े पनडुब्बियां भेज दी डराने को, वो सब चीजें नहीं करता। हार्ड पावर को यूज नहीं करता। सॉफ्ट पावर का अगर कोई बेस्ट यूज करता है तो वो है यूरोपियन यूनियन, और शायद ये US को भी फॉलो करना चाहिए। मिलिट्रीली द यूज कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर मिलिट्री वाइज भी देखो तो EU अच्छा खासा तगड़ा है। Its total spending on defense is second after the US only. The EU member states, Britain and France also have nuclear arsenals of approximately 550 nuclear warheads। तो काफी सारी न्यूक्लियर पावर्स हैं। प्रिंसिपली ये अपनी न्यूक्लियर पावर भी कम कर रहे हैं ये सारे नेशंस, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियर पावर जो है वो डेंजरस है ह्यूमैनिटी के लिए। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो EU अपने स्पेस मिशंस भी कॉमन तरीके से ही करता है दोस्तों। ठीक है, ये एक और चीज है, तो अच्छा खासा काम कर रहा है। जबकि भारत में तो दोस्तों ये कहा जाता है कि यूनाइटेड कि यूरोपियन यूनियन एक मोर कंट्री है देन भारत, क्योंकि भारत जो है वो अपने स्टेट्स को संभाल नहीं पाता सही से, वो अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। हाँ, अब GST आया तो कुछ चीजें सुधरी है, लेकिन भारत के स्टेट्स उसकी बातें नहीं सुनती। इससे ज्यादा बात तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो सुन लेते थे। ये काफी बार ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रा नेशनल मतलब नेशन से भी ज्यादा बड़ी, EU इज एबल टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज। तो तीनों एरियाज में करता है, और बोलता है ह्यूमन राइट भी सुधारो, एनवायरमेंटल इश्यूज में भी काफी सारी बातें कहता है, राइट। But in many areas, its member states have their own foreign relations and defense policies that are often at odds with each other। तो काफी बार होता है इसके जो मेंबर्स है वो बोलते हैं हम EU की सारी बातें नहीं मानेंगे, हम इस नेशन की वाली बात नहीं मानते। Thus, Britain's Prime Minister Tony Blair was America's partner in Iraq invasion, and many of the EU's new members made up the US-led coalition of the willing, whereas Germany and France opposed American policy। तो इराक वॉर में पर्टिकुलरली हुआ था कि ब्रिटेन ने साथ दे दिया, लेकिन काफी सारे कंट्रीज ने बोला कि हम US के साथ नहीं देते। ठीक है,
तो काफी चीजों में दे एग्री, काफी चीजों में दे डू नॉट एग्री, तो इससे थोड़ा सा टसल होता रहता है, फाइट होती रहती है। देर इज ऑल्सो डीप सीटेड यूरोसेप्टिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप अबाउट द यूएस, अबाउट द यूएस इंटीग्रेशनलिस्ट एजेंडा। तो काफी बार लोग सोचते हैं कि हम तो फंस जाएंगे ईयू के अंदर आके, ईयू का पर्पस कुछ और है, वो तो हमारी आइडेंटिटी को खत्म कर देना चाहता है। दस फॉर एग्जांपल ब्रिटेन फॉरेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, बहुत ही अच्छी प्रधानमंत्री थी, केप्ट द यूके आउट ऑफ इट्स यूरोपियन मार्केट, तो यूरोपियन मार्केट से आउट रखा था मार्गरेट थैचर ने। शी वॉज ऑलवेज डाउटफुल अबाउट European Union. Denmark and Sweden have resisted the Maastricht Treaty and the adoption of the euro and the common European currency. काफी कंट्रीज यूरोप के यूरो को एक्सेप्ट ही नहीं करते अभी भी। This limits the ability of EU to act in matters of foreign relation and defense. तो काफी जगह पे फिर EU को भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि प्योर इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, बट स्टिल इट इज अ वेरी वेरी सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, पढ़े लिखे देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, जो साथ में आके अच्छे डिसीजन लेते हैं। तो ये ईयू के 12 है ना सितारे, ये शिप जा रहा है टाइटैनिक, और ये आपकी आइसबर्ग है। द कार्टूनिस्ट द कार्टून appeared in 2003 when the European Union initiative to draft a common constitution failed। तो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे थे और वो फेल हो गया था 2003 में बुरी तरीके से, और इसका अभी तक कुछ नहीं हो पाया और ना कुछ होने वाला। Why does the cartoonist use the image of the ship Titanic to represent EU? आप बताओ, आप ही इसका आंसर दे दोगे। ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहा था ये शिप, क्या हुआ, डूब गया। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ यू हैव अ यूरोपियन यूनियन फुटबॉल टीम। तो मेरे जो फुटबॉल के फैंस हैं दोस्त, वो ये इसका आंसर दे, अगर यूरोपियन यूनियन की फुटबॉल टीम हो तो क्या लगता है क्या होगा, क्या वो हारेगी किसी वर्ल्ड कप में? इसका आंसर आप दो कमेंट सेक्शन में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा लेक्चर यूरोपियन यूनियन का। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेफिनेशन अपने नोट्स में प्रिपेयर कर देना जो हमारे